हाँ आकाश। आकाश, ऑनलाइन वाले आ गए हैं। ये आवाज़ बंद कर दो।
तो करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा, अभी एग्ज़ाम हुआ होगा तो ना, ये करंट अफेयर्स का कितना इम्पोर्टेंस है यूपीएससी में, राइट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस अक्रॉस द सब्जेक्ट पूछे गए हैं, तो इसीलिए करंट अफेयर्स पे फोकस करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स बाकी सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन करंट अफेयर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कर बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है मतलब जो है, लेकिन उसमें जो भी चेंजेस हो रहा है, अपडेशन हो रहा है, तो उससे आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपडेट नहीं रहोगे तो क्या नया अमेंडमेंट आया है, क्या नया अपडेशन आया है, उसी से लिंक करके वो लोग, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलता था कि टॉपिक वही रहेगा, लेकिन जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहेगा वही पूछेंगे। और देखा भी होगा आप लोगों ने कि इनफैक्ट जो जो मैंने काफ़ी बहुत सारे टॉपिक जो मेंशन किया था, इनफैक्ट भले पढ़ाया हो नहीं पढ़ाया, लेकिन मेंशन किया था, वो आया था। एंटी डिफेक्शन लॉ हो या मतलब इंटरनेशनल हाँ, यस, वो भी डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गया था। तो ये सब जो न्यूज़ में है उस चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है, और मैं बार बार मेंशन करते रहूँगा उसे कि ये न्यूज़ में चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। अब मैं पॉलिटी या इकॉनमी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ये बता दूंगा कि पॉलिटी में या इकॉनमी सब्जेक्ट में ये चेंजेस आया है, तब ताकि आप लोग जाके पॉलिटी में, इकॉनमी में या दूसरे सब्जेक्ट में आप जाके वो पढ़ सको, वहां से रिवाइज कर सको। ठीक है। गुड मॉर्निंग पिंटू, गुड मॉर्निंग तनु, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग नया है, आप लोग आज फर्स्ट लेक्चर आप लोगों का, आपका भी, आपका भी, सबका। चलो ठीक है। सो आज का टॉपिक है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सुना है एफपीआई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे हम एफपीआई के नाम से जानते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, सुना होगा ना, कि नहीं सुना है? सुना है सबने? किसने नहीं सुना है? हम्म। अच्छा बताओ, सुने हो तो बताओ। हाँ हाँ, फिर से। ऑफिशियली करते हैं तो ओके, चलो कुछ हद तक सही है, और कुछ बताओ, बताओ, बताओ नेहा। सुना है कि नहीं सुना पहले, हाँ बोलो। ट्रेड करते हैं तो भी? ओके, चलो ठीक है। और कुछ आप लोग ही बताओ, ताकि तभी तो मैं समझूंगा कि आप लोग को कितना आ रहा है, अकॉर्डिंगली फिर मैं बताऊंगा। फॉरेन पीपल्स जब शॉर्ट टर्म के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्होंने बताया, यस सही प्रसून, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, यस प्रसून। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है, बेसिकली जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, विदेशी लोग, वो जो इन्वेस्ट करते हैं, विदेशी मतलब कौन है, पाकिस्तानी वाला विदेशी होंगे कि नहीं होंगे? विदेशी नहीं है वो लोग, पाकिस्तान विदेश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब विदेश है कि नहीं है?
देखो, बहुत कंफ्यूजन होता है। आप लोग जनरली, हम लोग यहाँ पे फॉरेन मतलब सिर्फ यूरोपियन कंट्री, जो बड़े कंट्रीज हैं उनको समझते हैं, या जो दूर के कंट्रीज हैं। लेकिन ये मिसकंसेप्शन हटा देना, चाहे इंडिया की बाउंड्री के बाहर कोई भी कंट्री हो, वो सब फॉरेन है हमारे लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि मतलब अमेरिका, इंग्लैंड जाओगे तो ही मतलब आपको फॉरेन कहलाएगा। आप पाकिस्तान में भी जाके आ गए तो आप कह सकते हो कि हाँ मैं विदेश जाके आया हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यस, तो फॉरेनर्स जो हैं, वो अगर इंडिया में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट, निवेश। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फर्क समझना। ठीक है, ट्रेडिंग अलग होता है और इन्वेस्टमेंट अलग होता है, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है ना, ट्रेड मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि मैं कोई भी एसेट को, इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो वो एसेट होता है, एसेट मतलब संपत्ति। ठीक है, और ट्रेडिंग, जैसे कि मान लो कि ये दुकान पे, ये जो दुकान वाले हैं नीचे, आप गए वहां से समोसा खरीदे। ठीक है, तो वो क्या किया, वो समोसा का ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, उसका पूरा दुकान ही खरीद लिया। मान लो ये अग्रवाल वाला है, ठीक है, उसका दुकान ही खरीद लिया, आप उसके मालिक हो गए। तो अब वो क्या हो गया, आपने इन्वेस्टमेंट किया अग्रवाल में या उस शॉप में। ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ समोसा खरीदा या कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो क्या हो गया, वो ट्रेडिंग उसके लिए हुआ। समझ में आ गया, तो ये चीज फर्क करना। इन्वेस्टमेंट हम लोग बेसिकली करते हैं टू अर्न प्रॉफिट और इंटरेस्ट और इनकम, बेसिकली इनकम आप कह सकते हो। ठीक है, और ये जो होता है, ये इनकम एक बार नहीं देगा, ये देते रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। जैसे कि आपने दुकान खरीद लिया, दुकान में इन्वेस्टमेंट किया, तो दुकान जब तक चलाओगे तब तक आपको रिटर्न मिलेगा। समझा, और ट्रेडिंग में क्या है कि जब आप ट्रेड करोगे तभी आपको इनकम होगा, ट्रेड बंद कर दोगे इनकम नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को, तो ये थोड़ा सा फर्क समझना, बेसिक फर्क। तो अब क्या होता है कि फॉरेनर्स लोग जो होते हैं, वो इंडिया की कंपनीज में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों करेंगे, इनकम के लिए। क्योंकि मान लो जैसे यहाँ पर टाटा है, रिलायंस है, बिरला है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं या अलग अलग कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग टू अर्न डिविडेंड और प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट, अच्छा ये बताओ, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जब शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। ये पता है ना, डिविडेंड मींस नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, डिविडेंड उसी को कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, सो इन लोगों को क्या मिलता है, इन लोगों को डिविडेंड मिलेगा, और इंडिया को क्या मिलेगा, या इंडियन कंपनीज को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, पैसा। और उस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कैपिटल। कैपिटल सुना है ना, तो हमें कैपिटल मिलता है। कैपिटल मतलब वो होता है पूंजी, जिसे आप कहते हो कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। अगर मुझे ये क्लासेस मान लो स्टार्ट करना है, तो ये जो क्लासेस में ये कैमरा लगा, ये ऑफिस लगा, ये सब का रेंट जो देना पड़ता है, ठीक है, या ये कैमरा खरीदा खरीदा मैंने, ये सारा जो इन्वेस्टमेंट किया मैंने लाखों में मान लो, तो ये सब इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, कैपिटल। समझ में आ रहा है। और इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी क्वेश्चन आया था, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी परचेज किया है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये जब कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा ना, तो आपको चीजें नहीं भी पढ़े हो तो आप क्या कर सकते हो, आंसर टिक कर सकते हो। तो इसलिए कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है। कैपिटल मतलब आया, इसका मतलब ये आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, बिजनेस को जनरली स्टार्ट करने के लिए या रन करने के लिए। तो इंडिया को मिल गया कैपिटल। हमें कैपिटल क्यों चाहिए, इंडिया को फॉरेनर से कैपिटल क्यों चाहिए, यस। और तो हमें फॉरेन से ही क्यों चाहिए, हमें मतलब इंडिया के पास क्या पैसा नहीं है, क्यों, ये मैं ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपने सुना होगा
कि इस महीने में, पिछले महीने में एफपीआई लगभग 44,000 करोड़ इंडिया से बाहर चले गए। उन लोगों ने अपना शेयर्स बेच दिया। कितना अमाउंट? 44,000 करोड़। ठीक है, सोच सकते हो कितना बड़ा अमाउंट होता है। तो इतना पैसा इंडिया से बाहर चले गए, उन लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था और लेके चले गए। तो अब मान लो कि इस बिजनेस में, मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, इसमें आपने क्या किया? आपने पैसा दिया मुझे, क्या कि आप बिजनेस करो, जो प्रॉफिट होगा उसको, उसका हिस्सा मुझे दे देना। ठीक, आपने पैसा दिया, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप क्या करें? बीच में ही आपने पैसा लेके चले गए। आप बीच में ही अपना पैसा निकाल लिए, तो क्या ये मेरा बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो बिजनेस को चलने के लिए क्या होना चाहिए? कैपिटल मेंटेन रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए, और इंडिया में जो भी बिजनेस ऑपरेट हो रहे हैं उन्हें चलते रहने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा दो सोर्स से आ सकता है, या तो इंडिया के अंदर से ही हम ले सकते हैं, और या तो फॉरेन सोर्सेस से, इंडियन सोर्सेस और फॉरेन सोर्सेस। तो हम फॉरेन से क्यों इतना लेना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के पास इतना कैपिटल नहीं है, इंडिया में लोगों के पास इतना वेल्थ या धन नहीं है, राइट? कुछ लोगों के पास ही वेल्थ है। तो लेकिन यूरोपियन कंट्रीज खासकर जो है अमेरिका, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज, इन लोगों के पास क्या है? वेल्थ काफी ज्यादा है। तो दे हैव अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट पावर। ठीक है, तो इसलिए उन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसलिए हम उन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट करो। आपने सुना होगा कि पीएम जाते हैं हमारे फॉरेन टूर पे, तो वो डील करके आते हैं कि इतनी कंपनी, वहां की कंपनीज यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगी, एफडीआई आएगी। समझ में आ रहा? तो ये सब जरूरी इसलिए क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम विदेश से लाएंगे पैसा। पैसा नहीं है तो क्या हम बिजनेस करना बंद कर देंगे? पैसा तो खोजेंगे ना। तो वही पैसा हमें विदेशों से चाहिए रहता है, जिनके पास पैसा है। तो इसीलिए ये जरूरी है, इकोनॉमी के लिए जरूरी है। और इकोनॉमी क्यों जरूरी है? आपको ये जो पेपर आपने देखा होगा यूपीएससी का प्री, इसमें जब बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए थे, मोर देन 10 क्वेश्चंस, 10-15 क्वेश्चन जो आए थे, आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी क्यों जरूरी है, इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्यों है। आपके लाइफ में भी इंपॉर्टेंस है और यूपीएससी में भी इंपॉर्टेंस है ना। तो इसीलिए, क्योंकि इकोनॉमी नहीं चलेगी तो सीधी सी बात है, कहां से पैसा आएगा, कहां से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कहां से लोगों की इनकम बढ़ेगी, कहां से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीज चाहिए ना। आज के टाइम में सबसे बड़ा जो इशू बना हुआ है वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इसीलिए इन सबको रिजॉल्व करने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो इसलिए हम पैसा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं हर सोर्सेस से, और यही हमें फॉरेनर से एक क्या है, एक फॉरेनर से मतलब हमारे बेस्ट डेस्टिनेशन है पैसा के लिए, कैपिटल के लिए। और ये पैसा आता है, मान लो एक एफपीआई के फॉर्म में, और दूसरा एक और एफडीआई के फॉर्म में भी आता है। ठीक है, पता है ना एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब एफपीआई वो कंट्री में इंटरनेशनल मनी आएगा। यस पिंटू, यस यस। सो देखो, तो एफपीआई मतलब कि जो भी विदेशों से पैसा विदेशी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, इंडियन कंपनीज में, किस लिए? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी को हम एफपीआई कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, विदेशी निवेश, उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। ये एफपीआई जो है, एक इट्स अ काइंड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक विदेशी निवेश का एक प्रकार है ये। लेकिन एक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक और टाइप है, कौन सा? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, तो ये जो दोनों है, दोनों में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? हम्म, ओके। तो खरीद लेते हैं मतलब क्या, पूरी कंपनी को खरीद लेते हैं? ओके, ओके। तो मान लो कि कितना, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट वो लोग कर सकते हैं? कुछ लिमिट है या नहीं है? कितना है?
गवर्नमेंट से करना जरूरी नहीं है। ओके तनु, ओके ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। सो ये एफपीआई समझ में आया आप लोगों को? एफपीआई मतलब बेसिकली जो भी लोग विदेशी पैसा इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, मतलब कंपनी के शेयर्स में। शेयर्स आपको समझ में आता ही है, आता है कि नहीं? शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स बॉन्ड्स क्या होता है, फर्क थोड़ा सा बस पता है ना? किसको नहीं पता है प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज। बोलोगे तब तो मैं बता दूंगा, नहीं बोलोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं ऐसा अज्यूम कर लूंगा कि आप लोग को आता है, नहीं आता है। हाँ तो बोलो, नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, राइट? देखो, जो इन्वेस्टमेंट होता है मेनली शेयर से हो सकता है, डिबेंचर्स और बॉन्ड से हो सकता है मेनली, ठीक है? मैं पूरा कॉमर्स या पूरा टैक्सेशन वगैरह नहीं पढ़ाने जाऊंगा अभी आप लोगों को, क्योंकि उतना जरूरत भी नहीं है, और वो अगर थोड़ा बहुत जो पढ़ना होगा डिटेल में वो इकोनॉमी में पढ़ोगे। लेकिन मैं जो थोड़ा सा कंसेप्ट समझने के लिए चाहिए मैं वो बता देता हूं। शेयर्स मतलब क्या होता है कि आप किसी कंपनी का ओनरशिप ले रहे हो, मतलब मालिकाना हक। आप अगर किसी कंपनी का शेयर्स खरीद रहे हो, इसका मतलब उस कंपनी के ओनरशिप लिस्ट में आपका नाम आ रहा है, आप उस कंपनी के मालिक हो, ओनर हो, शेयर्स की जब बात की जाए तो, ठीक है? खासकर इक्विटी शेयर्स, शेयर्स में भी दो टाइप होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ठीक है? तो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स दोनों एक ही चीज होता है, डिबेंचर्स बॉन्ड्स सिक्योरिटीज ये सब एक ही चीज होती है। तो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में क्या होता है फर्क? यस, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में क्या होता है कि आप पैसा कंपनी को देते हो, लेकिन कंपनी आपको बदले में क्या देगी? बदले में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? मतलब कि आपने कंपनी को पैसा दिया, मिस्टर ए है और ये कोई कंपनी है, ठीक है? ये कंपनी को पैसा दे सकता है इधर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, ठीक है? अगर शेयर्स में देगा, शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा इसके, तो इसको क्या मिलेगा? ओनरशिप राइट्स, मालिकाना हक, ठीक है? और जो मालिक होता है उसे क्या मिलता है? इंटरेस्ट या प्रॉफिट? प्रॉफिट मिलेगा। तो जो प्रॉफिट, लेकिन शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना? लाखों करोड़ों में शेयर होल्डर होते हैं, तो सारा प्रॉफिट एक ही आदमी को मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ना? तो वही जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है इन लोगों में, उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड, ठीक है? तो जो शेयर होल्डर्स होता है उसे क्या मिलेगा? डिविडेंड। समझ रहे हो बात को? और जो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया है, एक तो हो गया कि मुझे ओनरशिप बनना है, मुझे प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है? प्रॉफिट में एक रिस्क भी होता है, क्या रिस्क होता है? लॉस हो गया तो आपको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। आप कभी किसी चीज के मालिक बनते हो, मान लो कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो क्या कहोगे कि प्रॉफिट हुआ तो मेरा और लॉस हुआ तो किसका, राइट? तो यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आपका होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये रिस्क होता है। इसीलिए कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा लोगों से कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट बहुत रिस्की होता है। दिस इज द प्रिसाइज रीजन कि रिस्की क्यों होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रॉफिट हुआ तब तो खुश हो, और प्रॉफिट नहीं हुआ तब दुखी हो जाओगे। तो इसलिए अगर जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं है, जो लोग होते हैं ना, दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं कि बहुत एडवेंचरस लोग होते हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं, और दूसरे होते हैं रिस्क नहीं ले, हाँ सेफ खेलते हैं। तो उन लोग के लिए क्या बना हुआ है? डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। उन्हें कहा जाता है कि आप पैसा दो हमें और बदले में क्या ले लो? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे एफडी, काइंड ऑफ एफडी, एफडी होता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, एफडी में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको फिक्स रेट उतना मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट जो होता है। तो ये मान लो एफडी की तरह इंटरेस्ट, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। समझ रहे हो बात को? तो प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो ये दोनों में फर्क होता है बेसिकली। इसमें ओनरशिप राइट नहीं मिलती है, इसमें आपको ओनरशिप राइट नहीं मिलती। क्यों? आप एक तरह से क्या हो? सिर्फ लेंडर हो, आपने सिर्फ पैसा उधार दिया है। समझ रहे हो? आप जब रिस्क नहीं ले रहे हो, आप लॉस को बेयर नहीं कर रहे हो, तो आपको ओनरशिप राइट क्यों मिलेगी? समझ में आ गया? तो ये दो मोड होता है इन्वेस्टमेंट का, ये मैं ब्रीफली बता दिया ताकि जिनको नहीं समझ में आ रहा है था। बाकी ये सब आप इकोनॉमी में पढ़ोगे। वैसे मैं करंट अफेयर्स इसलिए मैं थोड़ा सा लिमिटेड रख रहा हूं डिस्कशन को, ओके?
आगे। सो एफपीआई जो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इंडिया में आते हैं, इंडिया की कंपनीज में, मतलब स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में वो लोग क्या करते हैं, शेयर परचेस करते हैं। लेकिन एक फर्क है, एफडीआई में भी पैसा विदेशी लोग ही लेकर आते हैं, एफडीआई जो होता है उसमें भी पैसा विदेशी लोग ही लेकर आते हैं, वो लोग भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है वो मैं बता देता हूं। आप लोगों ने खैर आंसर दिया है, काफी मतलब अच्छा सही भी आंसर दिया है, लेकिन मैं जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है आरबीआई के द्वारा जो क्लासिफाई किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, मैं वो बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही ट्रिक करता है। तो देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है, विदेशी निवेश, वो दो टाइप का हो सकता है। एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई। ठीक है। एफडीआई में मतलब क्या होता है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है, इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये ध्यान रखो, ये परसेंटेज याद रखना, यही डिफरेंस रोल प्ले करता है। ठीक है। और यहां पर जो होगा इन्वेस्टमेंट लेस देन 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपको कोई भी ये पूछे कि एफपीआई और एफडीआई में क्या फर्क है, तो इतना सी चीज ये ध्यान रखना, ये बेसिक डेफिनेशन है इसका, ये क्वांटम आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए। तो एफडीआई में इन्वेस्टमेंट, अगर कोई विदेशी यहां की कंपनीज में या यहां पर किसी कंपनी के शेयर में कितना परसेंट इन्वेस्ट करे, 10% या उससे ज्यादा, अगर उसकी 10% शेयर होल्डिंग खरीद लिया, 10% शेयर उसने खरीद लिया, या 15%, 20% खरीद लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो एफडीआई कहलाएगा। लेकिन अगर उसने इन्वेस्टमेंट 1%, 2%, 5%, 8%, 9% तक किया हो, तो वो क्या कहलाएगा, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नहीं समझ आ रहा है, दोबारा बोलूं, कोई भी विदेशी, ठीक है, फॉरेनर, विदेशी अगर इंडिया में, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करे, निवेश करे, कितना, 10%, जितना भी उसमें उसका कैपिटल लगा हुआ है, पूंजी लगा हुआ है, उस पूंजी का 10% या उससे ज्यादा वो खरीद ले, समझ में आया, तो वो क्या कहलाएगा, एफडीआई। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट 10% से कम होगा, ये कम होगा, ये मतलब कम का साइन है, तो क्या हो जाएगा, एफपीआई। समझ में आ गया। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं उसे, एफआईआई। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जरूरी नहीं है कि एफआईआई के थ्रू ही हो, कोई इंडिविजुअल भी खरीद सकता है। ठीक है, उसमें रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया लिखा हुआ है। एफआईआई मतलब बेसिकली क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो मतलब अगर कोई विदेश की इंश्योरेंस फंड है या पेंशन फंड है या म्यूचुअल फंड एजेंसी है, कंपनी, जैसे इंडिया में आपने सुना होगा बस वगैरह पे या अपना मेट्रो वगैरह पे देखते होगे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, देखा है ना। तो ये जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड क्या है, ये एक कंपनी है जो म्यूचुअल फंड, जो पैसा मैनेज करती है। ठीक है, लोगों का पैसा पैसा जमा की और उस पैसे को इन्वेस्ट करती है कंपनी। तो जो एफआईआई होते हैं बेसिकली वो यही होते हैं, जो ये जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इंडिया की है, वो वही, अगर मान लो कि जो विदेश की अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसी को एफआईआई कहते हैं। समझ में आया, नहीं, बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होती है, संस्था। व्यक्ति और संस्था में फर्क समझते हो ना। जैसे एसबीआई क्या है, संस्था है, अब मैं क्या हूं, व्यक्ति हूं। ठीक है, तो इंडिविजुअल हूं, तो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, समझ में आ गया। इंडिविजुअल मतलब कोई एक व्यक्ति, इंसान, और इंस्टीट्यूशन मतलब कोई एक संस्था, जो एक आर्टिफिशियल कंपनी होती है, वो आर्टिफिशियल एंटिटी है। ठीक है, ये सब खैर कॉमर्स का। हाँ, एफपीआई ना, हाँ, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसका 10% से कम इन्वेस्टमेंट होता है और ये लोग स्टॉक मार्केट में जनरली इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके पास क्या होता है, जो कंट्रोल होता है कंपनी का, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट
कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल इन्हें नहीं मिलता है, और इन्हें क्या मिलता है? मैनेजमेंट कंट्रोल। आपको एग्जाम में क्या होता है, या तो ये परसेंटेज देगा या तो ये वर्ड देगा कंट्रोल। ठीक है, मतलब कि अब मैं आपको बताता हूं कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है। कंट्रोल मतलब अगर आप किसी कंपनी के सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स हो, मतलब उसका एक अच्छा लेवल का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो इस केस में 10%, 10% मतलब एक लिमिट डिफाइन किया है जहां सब्सटेंशियल अमाउंट माना जाता है। तो अगर 10% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको क्या मिल जाएगा? कंट्रोल। कंट्रोल मतलब आपके बेसिकली आप एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना कंपनीज में, जो कंपनी को चलाते हैं, तो आप डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, आपका एक तरह से कंपनी में क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। आपका कोई डिसीजन में आपके बिना मतलब कोई डिसीजन जनरली नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10% शेयर होल्डिंग है। अगर मान लो वोटिंग होता है तो 10% अगर जहां वोट करेगा तो डिसीजन यहां से वहां हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो एक तरह से वो कंपनी की ऑपरेशंस को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये होता है इसमें, इसमें फर्क ये आ जाता है, इसमें कंट्रोल। और एक और चीज, अगर आपको ये परसेंटेज नहीं भी पता है तो मैं लॉजिक बताता हूं कैसे कंट्रोल को आप समझोगे। सीधी सी बात है, कंट्रोल किसी के ऊपर कब करते हो? आप कंट्रोल किसी को कब कर सकते हो? जब आपका उसके ऊपर हक ज्यादा हो, राइट? हाँ, पावरफुल हो। तो पावरफुल कब होते हो? जब किसी के ऊपर आपका कंट्रोल या हक ज्यादा होता है, राइट? एक वाइफ अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर सकती है, क्यों? क्योंकि उसका हक ज्यादा है, उसके ऊपर हक ज्यादा है, राइट? तो वाइस वर्सा भी होता है मेनी टाइम्स। तो ये जो चीज है ये क्या है? जब आपका हक ज्यादा हो गया तो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये समझना, एफडीआई में क्या है? एफडीआई में आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब कंट्रोल है आपका। और यहां पर एफपीआई में चूंकि आपका इन्वेस्टमेंट ही कम है, इन्वेस्टमेंट ही कम है, तो आपका कंट्रोल नहीं है। इसका एग्जांपल मैं नहीं दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? आप समझ सकते हो इसे। क्या है? बॉन्ड कंपनी और गवर्नमेंट दोनों इशू कर सकते हैं। यस तनु, बॉन्ड कंपनी और गवर्नमेंट दोनों इशू कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी इशू करते हैं उसे बॉन्ड कहते हैं, और गवर्नमेंट जनरली जो इशू करती है उसे सिक्योरिटीज वगैरह कहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है, और डिवेंचर ओनली कंपनी इशू करती है। यस, डिवेंचर और बॉन्ड एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। कुछ कंट्रीज में डिवेंचर कहा जाता है, कुछ कंट्री में बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, वो यूएस और यूके वालों में फाइट होती रहती है टर्मिनोलॉजी को लेकर। आपने देखा होगा कि इंग्लिश भी दोनों की अलग अलग है, यूके की इंग्लिश अलग होती है, यूएस की इंग्लिश अलग होती है। तो वो उन लोगों का सुप्रीमेसी वाला वो फाइट है। ठीक है, तो वो इस तरीके से वो है। ये पॉइंट सही है क्या? यस। प्रसून सर, अगर दो इंडिविजुअल्स ने एक और बी में 99% एफपीआई किया तो एफपीआई क्या, तो कंपनी के लिए वो क्या होगा? या एफडीआई? टोटल इन्वेस्टमेंट देखा जाता है प्रसून, टोटल इन्वेस्टमेंट। यस तनु, यस, वोटिंग राइट्स भी होगा। चलो, इसे लिख लिया हो आप लोगों ने। सो एफटीआई और एफपीआई, अब क्या हुआ कि एफपीआई जो है, आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन सिर्फ एफपीआई पे कर रहे हैं। आपको लेकिन ये समझ में आ गया ना कि विदेशी निवेश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया में बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, फैक्ट्री लग सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, इसलिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, और वो पैसा हमें विदेशों से मिलता है। तो जो एफडीआई वाले होते हैं वो एफडीआई वाले लॉन्ग टर्म के लिए, एक और चीज याद रखना, इसमें एफडीआई में लिख सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लिख लो चाहिए तो, लॉन्ग टर्म। हाँ, एफडीआई इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एफपीआई इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। एफडीआई मतलब क्या है? लंबी अवधि के लिए होता है, और ये अपना एफपीआई छोटी अवधि के लिए। राइट और नॉट? सॉरी। सो एफपीआई, अब एफडीआई में एक चीज याद रखना, 10% और मोर, कंट्रोल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये 3 पॉइंट याद रखना आप। और अगर कॉमन सेंस लगाओगे आप, तो अगर आपको नहीं भी याद है तो आप इसे टिक कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एफडीआई है, तो एफडीआई है तो भाई सीधी सी बात है उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो कंट्रोल भी ज्यादा होगा। और अगर जो ज्यादा पैसा लेकर आया है तो सीधी सी बात है वो लॉन्ग टर्म पर्पज से आया होगा, राइट? कोई भी जब ज्यादा कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो दूर का सोच के आया होगा ना।
और अगर एफपीआई है तो एफपीआई में क्या होगा, अगर वो कम पैसा लेकर आया है तो जस्ट क्या होता है एफपीआई में कि मान लो कि उनको विदेशों में उनकी कंट्री में कभी कभी प्रॉफिट कम होता है या इंटरेस्ट रेट कम होता है। वहां पर फॉरेन कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज में क्या होता है, इंडिया की कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है। तो अगर वो लोग वहां पे किसी को लोन देंगे तो क्या होगा, उनको इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन वही इंटरेस्ट इंडिया में क्या है कि ज्यादा है। जब इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो वो लोग वहां पे इन्वेस्ट ना करके यहां पर अगर आएंगे तो उनको वो जो इंटरेस्ट ज्यादा का फायदा होगा। तो जो इंटरेस्ट डिफरेंशियल होता है ना दो कंट्री के बीच में, उसी के बेसिस पर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं यहीं से एक और चीज पॉइंट बताता हूं, आपने देखा होगा कि अब ये लोग एफपीआई वाले वापस भाग रहे हैं, निकाल रहे हैं पैसा। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि फेडरल रिजर्व जो है यूएस का, जैसे अपने इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो यूएस के केस में कौन है, फेडरल रिजर्व। तो जो फेडरल रिजर्व है वो क्या कर रहा है, रेट अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा रहा है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो उन लोग क्या करेंगे, जो विदेशी लोग हैं, यहां से पैसा निकाल के वहां इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। क्यों? वहां इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन वो भले ही अगर इंडिया के इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा ना हुआ हो, लेकिन लगभग इतना हो चुका हो कि एक और चीज होता है, मान लो कि थोड़ा बहुत का डिफरेंस है तो वहां पर रिस्क कम होता है, वहां पर रिस्क कम है क्योंकि इकोनॉमी जो है वहां का स्टेबल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो वहां पर जो इंटरेस्ट और इनकम होता है वो गारंटीड होता है, और इंडिया में रिस्क ज्यादा है। यहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिसी इंस्टेबिलिटी है, सब चीज इंस्टेबल है ना। तो यहां पर इंस्टेबिलिटी काफी हाई है, तो इसीलिए वो लोग यहां पर क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है, और जब रिस्क ज्यादा होता है ना आपको, तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना होता है। राइट ये चीज, ये कंसेप्ट दिमाग में ध्यान रख लो। अगर आप कंसेप्ट से पढ़ रहे हो, कंसेप्ट आपको पता है ना, तो आपको कुछ चीजें प्री में खासकर या इवन मेंस में भी अगर नहीं भी पता है ना कुछ चीजें, या नहीं याद आ रहा है, तो आप कंसेप्ट से आप लिख सकते हो आंसर या टिक कर सकते हो। कंसेप्ट और प्लस एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों चीज मैंने आपको बताया था, और दोनों ही चीज काम आता है। ऑफकोर्स सारे क्वेश्चंस में नहीं काम आएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन चीज को ध्यान रखो। किरण एफपीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, शॉर्ट टर्म, अभी बताया मैंने, एफपीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तनु एफडीआई भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एफडीआई को क्या होता है कि इतना फ्रीक्वेंटली विड्रॉ नहीं करते हैं। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर्स में, तो आप क्या कर सकते हो, चाहो तो शेयर्स तो बेच ही सकते हो ना, लेकिन आपका एक चीज समझो, अगर मान लो ये पेन है, तो ये पेन को बेचना आसान है मेरे लिए, या ये बिल्डिंग को बेचना मेरे लिए आसान है? पेन को बेचना आसान है। क्यों? क्योंकि ये छोटा चीज है, 20 रुपए का है, 30 रुपया, 50 रुपया, लेकिन ये बिल्डिंग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, करोड़ों में हो सकता है। तो इसको, इसके बायर्स मिलने मुश्किल होंगे, राइट। और इसको मैं यहां पर बेचना चाहूं किसी को भी, तो कोई भी यहां पर खरीद सकता है, ठीक है, लेकिन ये बिल्डिंग नहीं खरीद सकता। तो वैसे ही एफडीआई और एफपीआई होता है। एफपीआई में पैसा जब जब क्योंकि पैसा कम है उसमें, तो उसको निकालना आसान होता है, तो फ्रीक्वेंसी भी उसकी हाई होती है, कभी भी निकाल लेते हैं उसको। इसीलिए एक और टर्म लिख लो, एफपीआई को हॉट मनी कहते हैं, हॉट मनी। ठीक है, ये टर्म्स लिख लो। हॉट मनी वो होता है कि जो बहुत ही जल्दी या कभी भी उसको निकाला जा सकता है इन्वेस्टमेंट से लिक्विडेट करके, या वो मतलब बाहर इन्वेस्टमेंट जो है उसको बेचा जा सकता है और उसका पैसा वापस लिया जा सकता है, उसे हॉट मनी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एफपीआई आज डाला कल निकाल सकता है, कल बेच सकता है वो, तो इसीलिए एफपीआई को हॉट मनी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जो 44,000 करोड़ मैंने बोला ना, तो ये चीज ध्यान रखो कि ऐसा भी होता है कि एक एक महीने में 1-1 लाख करोड़ रुपया आता भी है। ठीक है, तो ऐसे ही पैसा आता है, 50,000 करोड़ आया, 40,000 करोड़ गया, ऐसे होता है। पूरे महीने का जो स्टैटिस्टिक्स जब आती है तो ऐसे ही आती है कि इतना, मान लो कि 50,000 या 1 लाख करोड़ रुपया आया और 1 लाख करोड़ रुपया इतना गया, तो इस तरीके से होती है। ठीक है, आप ये न्यूज वगैरह में पढ़ोगे, अगर इकोनॉमी वाला सेक्शन आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। यस तनु, यस। चलो, तो ये हो गया एफपीआई। अब एक तो एफपीआई का जो रीजन था, वो रीजन ये था बाहर जाने का। क्या रीजन था कि मैंने अभी जो बताया कि एक तो जो फेडरल रिजर्व है वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। ठीक है,
दूसरा क्या हो रहा है कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इंडिया में एक तो इफ फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज करने की वजह से जा रहा है, दूसरा इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा? इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उनको क्या दिक्कत हो गई है? वो थोड़े यहां पर आलू प्याज खरीद रहे हैं। कैसे? हम्म। ओके, चलो सही बता रहे हो आप। मैं उससे बस थोड़ा सा एक प्रॉपर टर्म्स में डाल देता हूं। यस तनु, सही। मनी की परचेसिंग पावर कम होती है, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि अभी अभी आपने 100 रुपया किसी को कहीं पे इन्वेस्ट किया और उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10%। कितना? 10 रुपया हुआ, ठीक है। तो आज जो 10 रुपया मिला आपको, आज जो आपको 10 रुपया मिलेगा, और आज मान लो महंगाई रेट जो भी है 5% है, ठीक है। महंगाई रेट 5% है। महंगाई रेट होने का मतलब मान लो कि 10 रुपया आपकी इनकम हो गई, तो 5 रुपया तो महंगाई बढ़ गई। मतलब जो चीज की कीमत आज से कल कल तक जो चीज की कीमत जितनी थी उससे 5 रुपया और बढ़ गया। तो मतलब आपका जो नेट इनकम 10 में से 5 रुपया इन्फ्लेशन को माइनस कर दोगे तो नेट इनकम कितना हुआ? 5 ही रुपया हुआ। लेकिन अगर इन्फ्लेशन मान लो ये 5% से बढ़कर 7% हो गया, तो अब आपकी नेट इनकम कितनी होगी? 3 रुपया। तो ग्रॉस इनकम, नॉमिनल इनकम ग्रॉस इनकम तो आपको उतनी ही हो रही है, इंटरेस्ट रेट आपको उतना ही मिल रहा है, प्रॉफिट उतना ही मिल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो रियल इनकम है, रियल, वो आपका कम हो जा रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। समझ रहे हो बात को? तो इस वजह से जब उनकी रियल इनकम कम हो गई तो क्या करेंगे? उनको फायदा नहीं हो रहा है, और जब फायदा नहीं होगा तो क्या करेंगे? बाहर चले जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ आते हैं फायदे के लिए। फायदा जहां कम होगा चले जाएंगे एफपीआई वाले, ठीक है। हाँ, कॉस्ट ज्यादा है ऑफ कोर्स, लेकिन और भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर ना, जैसे फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो जैसे कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं, कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर फैक्टर को नहीं लेते हैं, मल्टीपल फैक्टर को लेते हैं, और उसके बाद जो ओवरऑल जो आता है उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं, राइट। अब मान लो इसको भी लिया, इस फैक्टर को भी अकाउंट किया, इसको भी अकाउंट किया। अब उसके बाद जब हम लोग नेट रिजल्ट देखेंगे कि नेट लॉस हो रहा है या नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर नेट लॉस होगा तो हम चले जाएंगे, और नेट प्रॉफिट होगा तब रहेंगे। समझा? अब जैसे मान लो कि आप यूपीएससी करना चाह रहे हो, तो आप यूपीएससी का डिसीजन क्या सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर आपने लिया होगा कि ये बहुत कोई प्रीसियस जॉब है इसलिए, या आपने बहुत सारा देखा होगा कि आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में शायद इंटरेस्ट है, राइट, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, आपको जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब पसंद है, आपको सरकारी जॉब पसंद है, सेफ्टी सिक्योरिटी वाला, राइट, इसमें पैसा ज्यादा है, मतलब सैलरी के टर्म्स में ऑफ कोर्स सैलरी ज्यादा है, तो है ना। मान लो आपने नहीं लिया होगा, लेकिन फैक्टर है ना ये, अगर कोई किसी को डिसीजन लेना है तो ले सकता है इस फैक्टर्स के आधार पर। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो आपको कोचिंग, मान लो कि कोचिंग इजीली अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। इसका कोई कॉलेज नहीं है कि जहां पर आपका एमबीए की तरह एडमिशन फीस लगना है 10 लाख 15 लाख। अगर मान लो कल से ये हो जाए कि यूपीएससी में 10-15 लाख एडमिशन फी लगेगा, यूपीएससी आपसे 10 लाख 15 लाख चार्ज करने लगे, तो आधे भीड़ ऐसे ही कम हो जाएगी, हो सकती है ना। तो ये सब फैक्टर आपने देखा होगा कि यहां पर सिर्फ आपको 100 रुपए एग्जाम फीस लगना है, दैट्स इट। तो ये भी एक फैक्टर डिसीजन हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स को आप देखोगे और उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे क्या, कि आपका अगर नेट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आप लोगे डिसीजन पॉजिटिव में, और अगर नेट नेगेटिव में आ गया तो आप क्या करोगे? नहीं लोगे डिसीजन। तो इस हिसाब से डिसीजन होते हैं, कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर फैक्टर के आधार पर नहीं होता है। ओके, चलो। तो फेडरल रिजर्व, इन्फ्लेशन, ये सब के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एफपीआई क्या हो रहा है? इंडिया से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, एक्सचेंज रेट भी फ्लक्चुएट करेगा। क्यों करेगा? मान लो कि इंडिया में क्या है, इंडिया आपको पता है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है ना, क्रूड ऑयल इंपोर्ट। तो जब क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें फिर बदले में?
फॉरेन करेंसी पे करना पड़ता है डॉलर। तो आप ये चीज बताओ कि अगर हम जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो अगर पहले मान लो कि 100 रुपए का करते थे, अब वो करने लगे हैं हम लोग मान लो 150 रुपए का, ठीक है। तो 150 रुपए करने लगे हैं तो वही उतना ही क्वांटिटी कर रहे हैं, लेकिन 100 रुपए का जो पहले हम करते थे अब 150 करने लगे, तो 150 रुपया है, 150 रुपीज है, लेकिन इस 150 रुपीज को हमें डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, पेमेंट के टाइम पे हमें डॉलर करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है। पहले जो हमें मान लो कि 100 रुपया है, तो 100 रुपया के टाइम पे हमें डॉलर मान लो 1 पॉइंट समथिंग जरूरत पड़ता था, ठीक। अब हमें कितना डॉलर की जरूरत पड़ेगा, लगभग $2, राइट। अगर मैं जस्ट समझने के लिए 75 का एवरेज लूं कि 75 पे चल रहा है मान लो, तो इस जब 100 रुपए का हम इंपोर्ट करते थे तो हमें कितने डॉलर की जरूरत पड़ती थी, 1 पॉइंट समथिंग, 1.2 1.1। लेकिन अब जब अगर 150 हो गया तो हमें कितना डॉलर खरीदना पड़ेगा, $2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर का डिमांड, जो डॉलर का जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जिस चीज का डिमांड बढ़ता है वो क्या होती है, महंगी होती है। तो डॉलर क्या होने लगेगा, डॉलर महंगा होने लगेगा, डॉलर का प्राइस बढ़ने लगेगा। और जब डॉलर का प्राइस बढ़ने लगेगा तो रुपीस का प्राइस अपने आप कम होने लगेगा ना। तो इस वजह से क्या होगा, जब रुपीस जो है वो कमजोर होने लगेगा, रुपीस जब कम होने लगेगा और डॉलर उन्हें ज्यादा होने लगेगा, तो एफपीआई वालों को कैसे लॉस होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एफपीआई वालों ने जो पैसा मान लो कि अब जब 100 रुपए लाए थे, इन लोग 100 रुपए लाए थे, ठीक। अब उन लोगों को मिला, उन लोग जब बेचेंगे तो 100 ही रुपया मिलेगा ना, उनका जितना इन्वेस्ट किए थे उतना ही पैसा मिला, मान लो 100 ही रुपया मिला। उन लोग जब लाए थे तो उन लोगों के लिए 1 पॉइंट समथिंग डॉलर पड़ा था। लेकिन अब ये पैसे को अगर जब वो वापस बाहर लेके जाएंगे तो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो डॉलर में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, उन्हें 100 कम डॉलर मिलेगा ना। क्यों, क्योंकि अब ये जो पहले मान लो कि $1 75 रुपए के आसपास था, अब वो $1 कितने का हो गया, मान लो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए 80 रुपए का हो गया, ठीक है। तो अब उनको डॉलर जो है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। पहले चलो मैं फिर से बताता हूं, डोंट वरी। मान लो कि 100 रुपया उन लोगों ने लाया, अच्छा इसको फिगर को थोड़ा सा मैं राउंड ऑफ करके लेता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा, ऑड फिगर में समझ में नहीं आता है। जब उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, मान लो 100 रुपया किया था, और मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हाइपोथेटिकल फिगर्स ले रहा हूं, ठीक है। तो ये मान लो उस टाइम पे डॉलर की रेट जो थी वो 50 थी, कितनी हो गई, 50। तो उन लोगों को कितने डॉलर की जरूरत पड़ी होगी उस टाइम पे, $2 लेकर आए होंगे, $2 में उन लोगों को 100 रुपया मिल गया। लेकिन अब इसका कीमत मान लो कि $1 की कीमत कितनी हो गई, 100 रुपया। मैं जस्ट हाइपोथेटिकल, डॉलर तो महंगा हो गया ना, तो मैं डॉलर को बता रहा हूं कि $1 की कीमत 100 रुपया हो गया। उन लोग पैसा कितना लेकर आए थे, 100 रुपया। तो जब 100 रुपया लेकर आए थे उस टाइम उन लोगों को मतलब इसका मतलब वो लोग कितना लेकर आए थे अपने घर से, तो डॉलर लेकर चले होंगे ना, तो घर से डॉलर कितना लेकर आए थे, $2। लेकिन जब अब बेच रहे हैं तो कितना पैसा मिल रहा है उन्हें, 100 रुपया। और बदले में जब वो डॉलर को कन्वर्ट कराने जाएंगे तो कितना मिलेगा, $1, $1। तो मतलब घर से लेके निकले थे $2 और लेकर जा रहे हैं घर पे वापस $1। तो फायदा हुआ या नुकसान, नुकसान होगा। तो वो लोग क्या करेंगे, यहां पर रहेंगे या भाग जाएंगे, भागेंगे, क्योंकि उन लोग को यह डर लगेगा कि और जितना देर यहां रुकेंगे और प्राइस डॉलर का बढ़ते जाएगा और रुपीस और कमजोर होते जाएगा। तो जितना लॉस अभी हो रहा है उतना हो रहा है, जल्दी से भागो नहीं तो और लॉस ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, इस वजह से वो लोग भाग जाते हैं। तो ये सब फैक्टर्स थे क्यूमुलेटिवली जिसकी वजह से एफपीआई का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। गॉट इट, यस तनु बिल्कुल सही। किसी को कोई डाउट है, तो बताओ। आगे बढ़े। इतना वैसे करंट अफेयर्स में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया ताकि बहुत से लोगों को बहुत सारे टर्म्स पहली बार आप लोगों ने सुना है
तो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाकी ये डिटेल में आप इकोनॉमी जब सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन मार्केट, वहां पर ये सब आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इस बार एक्सचेंज रेट पे क्वेश्चन भी आया था, नीर और रीर वगैरह का सब क्वेश्चन आया था, तो वो सब आप आगे पढ़ोगे। बहुत थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये लेंदी टॉपिक है, ठीक है। तो आप जब बैलेंस ऑफ ट्रेड वगैरह पढ़ोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, ये सब उस टाइम पढ़ाया जाएगा, ठीक है, डॉलर के बारे में। यहां पर जितना जरूरत था मैंने उतना आपको बता दिया। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर दूसरे टॉपिक पे। यस प्रसून, फॉरेक्स बढ़ना चाहिए। किरण, फेडरल रिजर्व जैसे इंडिया का आरबीआई है बैंक का रेगुलेटर या मॉनेटरी पॉलिसी का, वैसे ही यूएस का है। यूएस का रेगुलेटर जो है वो कौन है? फेडरल रिजर्व, ठीक है। यस प्रसून, यस। वही फर्क पड़ेगा। मान लो कि जैसे कि जो कंपनी में जो पैसा उन लोगों ने लाया था, ठीक है, तो जब पैसा एक तरह से कैपिटल, मैंने बताया ना वो लोग क्या लेकर आए हैं, कैपिटल, पूंजी लेकर आ रहे हैं, तो पूंजी चली जाएगी, तो पूंजी चली जाएगी तो कोई बिजनेस कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा ना। तो जब बिजनेस ही नहीं चलेगा तो सीधी सी बात है, बाकी सब फर्क आप समझ ही सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लोगों की इनकम कम होगी, परचेसिंग पावर कम होगी, ये सारा फैक्टर्स होगा ना अफेक्ट। एक चीज, हाँ हाँ बिल्कुल कम होती है। जैसे कोई भी चीज आप मान लो कि आप अभी ये चीज मान लो कि ले रहे हो आप 20 रुपए में, ठीक है, अब यही इसकी कीमत अगर मान लो कि कल को हो गई 25 रुपया, तो आपके पास अगर 20 रुपया है तो क्या खरीद पाओगे इसे? अब आपको 25 रुपया लाना पड़ेगा, राइट। तो एक तरह से आपका पैसे का जो कीमत हुआ, परचेसिंग पावर, वो कम हो गया ना। मतलब 20 रुपए का वैल्यू अब 20 रुपया नहीं रहा, ठीक है। अब मतलब 20 रुपए की कीमत में, 20 रुपए की करेंसी में आप कोई चीज नहीं खरीद सकते। अब वही 20 रुपए की चीज कितनी हो गई है? 25 रुपया। तो आपको 5 रुपया एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। महंगाई बढ़ने से ये चीज होता है, राइट। हाँ, क्या रेपो रेट ना? हाँ हाँ, जो भी है बताओ। मैंने एक दिन बताया था ना मॉनेटरी पॉलिसी लेक्चर में, हाँ पूरा डिटेल में बताया था, तुम नहीं थे क्या? चलो ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफली जस्ट बताता हूँ, ठीक है, इसमें भी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ऑल टुगेदर अलग टॉपिक है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है? रेपो रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म। तो जब आरबीआई जो है वो पैसा देता है किसको? बैंकों को। कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सब जो बैंक हैं, ये बैंक के पास दो जगह से पैसा आता है, एक डिपोजिटर से और दूसरा आरबीआई से। आप लोगों का खाता होगा ना बैंकों में, तो आप लोग बैंक को पैसा देते हो, बैंक आपको पैसा नहीं देती है। अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाए हो, करंट अकाउंट खुलवाए हो, तो आप बैंक में क्या करते हो? पैसा जमा करते हो। तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने पैसा उनको दिया, ठीक है। अब आप उनके बैलेंस शीट में लायबिलिटी में होते हो, ठीक है। आपने अगर खाते में अपना 1000 रुपया भी दिया रखा है, तो इसका मतलब आपने 1000 रुपया एज अ लोन एसबीआई को दिया हुआ है। समझ रहे हो? मतलब आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप एसबीआई को लोन दे सकते हो। समझ रहे हो? आप चाहे 100 रुपया भी रखे हो तो मतलब वो आपने लोन दिया है, वो लोन दिया तभी तो वो लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं ना। समझ रहे हो? तो आपने उनको दिया है। अब क्या होता है कि उनको पैसा जो आपसे ले रहे हैं वो कभी कभी कम पड़ जाता है। किस लिए कम पड़ता है? उनके बिजनेस के लिए। उनका बिजनेस क्या है? आगे लोन देना या रिपेमेंट करना। तो वो पैसा जो कम पड़ जाता है, तो अब वो लोग क्या करते हैं? किससे लेते हैं? आरबीआई से। तो जो आरबीआई से पैसा लेते हैं, तो आरबीआई भी जब पैसा देगा, जब हम पैसा दिए तो बैंक से पैसा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो क्या आरबीआई पैसा देगा बैंकों को? तो क्या फ्री में देगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, उसी को रेपो रेट कहते हैं। और वो रेपो रेट जब बढ़ा देगा, इसका मतलब क्या हुआ? ब्याज दर बढ़ गई। मतलब जो बैंक को है, बैंक को अब एसबीआई को इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा उतने ही अमाउंट के लिए। तो जब ज्यादा पे करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, आप ये कह रहे हो कि लोन महंगा पड़ जाएगा ना, तो वो इसीलिए तो कर रहे हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आप, हाँ बता रहा हूं डोंट वरी। हाँ 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 हाँ, ये सब एक बड़ा टॉपिक है, जो मैं इसको जस्ट ब्रीफली बता रहा हूं 2 मिनट में, कि अब क्या होगा कि एसबीआई जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा कि लोग आगे क्या होगा? लोग लोन भी कम लेंगे। लोग लोन कम लेंगे
तो क्या करेंगे, चीजें भी कम खरीदेंगे, कम लोन लोगे तो कम गाड़ी खरीदोगे, कम घर खरीदोगे, कम मौज मस्ती करोगे। ठीक है, पर्सनल लोन लोग लेते हैं मौज मस्ती के लिए, पार्टी फंक्शंस वगैरह, शादी के लिए। ठीक है, तो आप जब कम चीजों की डिमांड करोगे, तो जब डिमांड कम होगी तो क्या होगा, महंगाई कम होगा, और डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये कम किया है। ठीक है, यस किरण बिल्कुल सही। चलो ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो अब पूछ लो, अब इसको मैं वाइंड अप करता हूं। ठीक है, नहीं तो इकोनॉमी ऐसा टॉपिक है कि जहां पर एक से एक सब लिंक है। ठीक है, और सब चलते ही रहेगा। फिर पता चला आज करंट अफेयर्स के नाम पे सिर्फ यही चला, और करंट अफेयर्स का क्लास इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया। किसी को कोई डाउट है जल्दी पूछो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर क्वेश्चन करो और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके आदर्श, चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो तब, डाउट नहीं है तो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट obtains controlling power Indian companies. Foreign portfolio investment can be termed in foreign portfolio investment, यहां पर लिख लो इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10% of equity capital. Which of the above statements is are incorrect? A, only one, only two, all of the above, none of the above. बताओ क्या हुआ। ओके तुम लोग कौन सा, ओके ओके, बाकी लोग बताओ। सी और बोलो कौन सा, डी, बताओ आप। और कोई, तो ऑनलाइन में भी आंसर आ गया है। तनु ने डी बताया है, किरण ने सी बताया है, प्रसून ने डी, पिंटू डी, किरण सी, अब्दुल समद समद डी। चलो सी और डी में आप अटके हुए हो। चलो देखते हैं, मुझे पता है क्यों आप लोग अटके हुए हो। ठीक है, इसलिए नहीं कि आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों अटके हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑब्टेन्स कंट्रोलिंग पावर इन इंडियन कंपनी, बरोबर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई होता है, वो मैंने बताया 10% या उससे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे एफडीआई कहते हैं, और जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा 10% या उससे ज्यादा तो कंट्रोलिंग पावर ही मिलेगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही। तो
फॉरेन पोर्टफोलियो, लेकिन अब ये देखो ऑप्शन, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट। मतलब ये क्या है? ये सही है, तो ये आंसर होगा या नहीं होगा? ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ना कि करेक्ट स्टेटमेंट। तो जब इनकरेक्ट पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। तो ये जहां जहां भी है वो गलत हो जाएगा। वन कहां है? यहां पर है। और वन कहां है? ऑल ऑफ द अबव, इसमें भी वन है, ये भी हो जाएगा खत्म। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बचे दो, अब इनको पढ़ो। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल। सही है? सही तो है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। तो ये जो दो जहां जहां भी है वहां गलत हो जाएगा। ये दो है यहां पर, ये आंसर नहीं होगा। मतलब क्या हो जाएगा आंसर? डी। समझ रहे हो आप? तो आपने कहां गलती किया था? यहां पर पढ़ने में इसको। अगर ये जिन लोगों ने इसे करेक्ट पढ़ा हुआ है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो वो क्या करेंगे? टिक सी। और जिन लोगों ने सही से पढ़ा है आंख खोल के, वो इसे टिक करेंगे। ऐसे ही एग्जाम में गलती आप करते हो, और इसकी प्रैक्टिस मैं बहुत कराया हूं। ठीक है, आपको बार बार हर क्वेश्चन में बोलता हूं, सारे लेक्चर्स में। ऑनलाइन वाले समझ में आ गया कहां आप लोगों ने गलती किया है? नहीं, तनु इक्वल टू होगा तो वो एफडीआई हो जाएगा। अगर इक्वल टू और मोर देन 10% होगा तो वो एफडीआई होगा। एफपीआई के लिए लेस देन 10% होना चाहिए। जहां 10% इक्वल टू 10% और मोर देन 10% हुआ, दैट विल बी टर्म्ड एज एफडीआई। ठीक है? हम कंफ्यूज्ड हो गए। क्यों किरण, क्यों कंफ्यूज्ड हो गए आप? नहीं किरण, आप जाके देखो, अपना नोट्स देखो। एफपीआई में मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं मिलता है। मैंने वहां पर कंट्रोल लिख के क्रॉस किया था। ठीक है? क्रॉस करने का मतलब नहीं मिलता है। ठीक है किरण, चेक करो अपना नोट्स। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।